आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और सिविल आचार्य में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि सिविल इंजीनियर से इंटरव्यू के टाइम पे जो क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि ये एक पूरी सीरीज़ बनाऊँ और ये फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, कि किसी भी स्लैब का मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए। ये आप ध्यान रखें, मिनिमम थिकनेस है। तो मिनिमम थिकनेस किसी भी स्लैब का कितना होगा, 125 mm, 125 mm। ठीक है, ये तो हमारा स्टैंडर्ड आईएस कोड के अकॉर्डिंग है। लेकिन इसका एक और है, अगर आप कोई छोटा घर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो रहेगा आपका सपोर्ट अगर अच्छा खासा है या एरिया बहुत कम है उसका, ये ध्यान रखें कि एरिया कम होना चाहिए। तो उस केस में आप जो थिकनेस है स्लैब की वो ले सकते हैं 4 × साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, साइज ऑफ एग्रीगेट। अगर आपका एग्रीगेट का साइज़ जो है, सपोज़ करें अगर 20 mm है, तो आपका कितना हो गया, 80 mm। ये आपका थिकनेस ऑफ स्लैब हो गई। लेकिन ये इसमें केस रहेगा कि एरिया कम होना चाहिए, तब आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ स्टील। यूनिट वेट स्टील का कितना होना चाहिए। तो स्टील का यूनिट वेट जो है 78.5 किलो न्यूटन पर MQ होना चाहिए, 78.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का यूनिट वेट कितना होता है। तो कंक्रीट में दो चीज़ आती हैं, एक RCC और एक PCC। ठीक है, RCC के लिए जो है वो 25 किलो न्यूटन पर MQ होता है और PCC के लिए 23 किलो न्यूटन पर MQ। ये आप ध्यान रखें कि दोनों का अलग रहता है। नेक्स्ट है, हाउ मच ब्रिक्स नीड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक ऑफ 230 mm ब्रिक वॉल। 1 क्यूबिक मीटर कितनी ईंट्स आएंगी आपकी। तो उसका आंसर है 496। लेकिन इसको हम जनरली जो है 500 लिया करते हैं, कि 500 ईंट हमारी इसमें आएंगी। नेक्स्ट है, हाउ मच ब्रिक नीड फॉर 115 mm थिक ब्रिक वर्क, यानी कि अगर 115 वॉल है उसमें कितनी ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो है 56, यानी ये स्क्वायर मीटर जो है आपकी 56 ईंट लगनी है उसमें। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, कि ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है। स्ट्रेंथ क्या होती है पहले आप ये जान लें। कोई भी ब्रिक की वो कैपेसिटी जितना कि वो कंप्रेशन टेस्ट में उसको रेजिस्ट कर सके। ठीक है, कंप्रेसिव टेस्ट के लिए जो मशीन यूज़ की जाती है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन होती है, CTM बोला जाता है उसको। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक की होती है 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड क्लास ब्रिक के लिए होती है 70 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। फायर रेटेड ब्रिक जो होती है उसके लिए होती है 125 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, की सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का होता है 30 मिनट। याद रखें कि सेटिंग टाइम जो सीमेंट का होता है वो किस टेस्टिंग मशीन से किया जाता है। विकेट अपरेटस होता है, उससे इसमें एक निडल के थ्रू जो है वो टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सीमेंट का जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है, 10 आवर्स, 10 घंटे का फाइनल सेटिंग टाइम होता है एक सीमेंट का। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 1 सीमेंट बैग, की एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम कितना होता है। तो एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम होता है 0.0347 क्यूबिक मीटर, या अगर आप क्यूबिक फिट में करेंगे तो 1.23 क्यूबिक फिट। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ हुक एंड एंगल। अगर एक रिंग है, रिंग में इसको हुक बोलते हैं, तो इसका साइज़ कितना होना चाहिए और इसका एंगल कितना होना चाहिए। तो आप एंगल याद रखें 135। अगर आप कोई भी अपना घर बनवा रहे हैं उसमें रिंग मोस्टली, अगर कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो जल्दी के चक्कर में उसको रिंग को सिर्फ इतना छोड़ देता है 90 डिग्री पर। इस चीज़ का ध्यान रखें कि इससे स्ट्रेंथ नहीं मिलती है और ये कोलैप्स करने के इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें इतना बाइंडिंग जो होती है वो आप सिर्फ ऐसे करके छोड़ देते, एक तरफ से बाइंडिंग किया और छोड़ दिया जाता। तो हुक का जो साइज़ होता है वो 10D रहता है। डी जो है डाया ऑफ बार है, डाया ऑफ बार है, ये mm में रहेगा। और एंगल 135, ये एंगल जो आपका कहलाएगा 135 डिग्री। हुक की जो लेंथ है वो कितनी लेनी चाहिए, मिनिमम जो लेंथ है
वो आपकी होगी 75 mm। इससे नीचे आप कोशिश ना करें। अगर आप 8 mm का बार ले रहे हैं तो 10 × 8 80, ये आपका 80 mm का हुक रहेगा। लेकिन जो मिनिमम जो होता है वो जो है 75 mm रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ स्टेयर केस। स्लोप जो हम अपने घर में जीना चढ़ाते हैं आजकल, तो अगर छोटा घर होता है तो उसमें हम बिल्कुल ऐसा खड़ा जीना बनाते हैं कि जगह बचाने के लिए। लेकिन IS कोड के अकॉर्डिंग 456/2000 के अकॉर्डिंग जो आपका एंगल होना चाहिए वो 25 to 40 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट है क्यूरिंग मेथड्स, कि अगर आप अपने घर में स्लैब डलवा रहे हैं या बीम कॉलम किसी की भी आपको क्यूरिंग करनी है तो वो हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट है स्प्रिंग मेथड, जो जनरली आप पाइप से डालते हैं। सेकंड है वेट कवरिंग ऑफ सरफेस। आप देखते हैं ना साइड पर अगर कोई कॉलम है या बीम है उस पर हम लोग कपड़ा कुछ बांध देते हैं, उसको थोड़े थोड़े टाइम बाद गीला किया जाता है। नेक्स्ट है पॉन्डिंग। पॉन्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पॉन्डिंग में जो स्लैब होता है उस पर रेत से या सैंड से हम थोड़ा थोड़ा सा वॉल टाइप का बना देते हैं 10-10 20-20 सेंटी, और उसमें पानी भर देते हैं, और जब वो सूख जाता है उसको फिर दोबारा पानी भरा जाता है। इसको हम पॉन्डिंग मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट है क्यूरिंग केमिकल। इसमें जो इस मेथड में जो है आपको क्यूरिंग जो करनी होती है वो केमिकल के थ्रू की जाती है, यानी कि कुछ एडमिक्सचर्स होते हैं जैसे हम कंक्रीट में यूज़ करते हैं एडमिक्सचर्स, ऐसी इसके क्यूरिंग मेथड में क्यूरिंग के लिए कुछ केमिकल होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टीम क्यूरिंग। स्टीम क्यूरिंग ये सब पानी बचाने के लिए किया जाता है, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर इसमें स्टीम प्रोवाइड कराई जाती है स्लैब या कंक्रीट जो भी हमारा होता है उसको। नेक्स्ट है स्प्रिंकलिंग। इसमें क्या रहता है, ये एक छोटे छोटे फुव्वारे टाइप के होते हैं, आपने देखा होगा पार्क वगैरह में अगर पानी कहीं दिया जाता है तो ये पहले से इनबिल्ड होते हैं उसमें। लेकिन ये जो स्लैब में या कंक्रीट के लिए जो किया जाता है ये टेम्परेरी होता है, थोड़े टाइम के साथ पाइप के साथ कनेक्ट करके छोड़े जाते हैं। अब 5-10-20 मिनट के लिए उसको ओपन किया जाता है और फिर इसको बंद किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ब्लीडिंग इन टर्म ऑफ कंक्रीट। कि ब्लीडिंग किसको बोलते हैं। ब्लीडिंग जाहिर सी बात है कि ब्लड जब बॉडी से भी ब्लड बाहर आता है तो उसको ब्लीडिंग बोलते हैं, लेकिन कंक्रीट की टर्म्स में इसको सेपरेशन ऑफ वाटर बोला जाता है। कि जो कंक्रीट मिक्स है उसमें ग्रेविटेशनल सेटलमेंट की वजह से जो एग्रीगेट और सैंड और सीमेंट में से जो पानी ऊपर आता है, ब्लीडिंग जो है ये मोस्टली जो है पोरिंग करते टाइम पर अगर आप हाइट ज़्यादा रखते हैं अपने पंप की या कुछ ऊपर हाइट से ज़्यादा करते हैं, ये उस टाइम पर ज़्यादा दिखती है। या फिर अगर पानी आपने ज़्यादा डाला है तो सेपरेशन, या फिर आप एक लिमिट से ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं कंक्रीट को, पानी का सेटलमेंट अलग हो जाता है, उसको ब्लीडिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मिनिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट। जो मैंने आपको ब्लीडिंग में बताया कि एक जो हाइट होती है, मैक्सिमम जो हाइट है हमारी कंक्रीट के लिए पोरिंग करने के लिए वो 1.5 होती है। अगर आप इससे ऊपर भी करेंगे तो उस टर्म्स में ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कहीं पर भी कंक्रीट करवा रहे हैं, पंप के थ्रू है, बाय हैंड है, तो उसमें 1.5 यानी 1.5 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई से उसको ना गिराएं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मिनिमम अलाउेबल पीएच वैल्यू ऑफ वाटर फॉर कंक्रीट। कंक्रीट के लिए जो हम पानी यूज़ करते हैं उसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए। आपको पता है पानी में मिनरल्स होते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग पीएच वैल्यू निकाली जाती है। तो इसकी जो मिनिमम है वो 6 से नीचे नहीं होना चाहिए। पीएच वैल्यू 6 से नीचे आप यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ईच फ्लोर। कि अगर आप कोई घर बना रहे हैं उसमें फ्लोर की जो हाइट होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो जो है 3 मीटर होनी चाहिए हाइट। लेकिन ये जो हाइट है 3 मीटर ये एसी के केस में कम रहती है, क्योंकि एसी में हमें रूम का एरिया जो है वो कम करना पड़ता है जिससे हमारा टेम्परेचर अच्छा रहे। आपने ऑफिसेज़ वगैरह देखे होंगे जिनका जो स्लैब का साइज़ होता है, स्लैब की जो हाइट होती है वो बहुत कम रहती है, वो सिर्फ इसी वजह से कि एसी से टेम्परेचर उसका बना रहे। नेक्स्ट है हाउ मच लेयर नीड्स टू फिल अ कंक्रीट क्यूब फॉर टेस्टिंग। आपको पता है कि कंक्रीट में क्यूब टेस्ट किया जाता है, क्यूब को फिल किया जाता है कंक्रीट से, उसे कितनी लेयर में किया जाता है, तो वो 3 लेयर में किया जाता है। फर्स्ट लेयर करने के बाद में स्ट्रोक दिए जाते हैं रोड के थ्रू, फिर देन सेकेंड और देन थर्ड। नेक्स्ट है हाउ मच लेयर्स नीड टू फिल अ स्लम फॉर स्लम टेस्ट। ये कंक्रीट का जो स्लम टेस्ट होता है उसमें जो स्लम भरा जाता है, ठीक है, एक ये स्लम इस टाइप का एक स्लम रहता है हमारा, उसको जो फिल किया जाता है वो कितनी लेयर में किया जाता है। तो स्लम टेस्ट के लिए 4 लेयर में किया जाता है,
क्यूब टेस्ट है उसके लिए 3 लेयर में, ये चीज़ें आप याद रखें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ यूज़ ऑफ सीमेंट, कि सीमेंट की जो वैलिडिटी होती है यूज़ करने की, कि आप कितने टाइम के बाद तक उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो है 3 महीने कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद 3 महीने बाद तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ कंक्रीट क्यूब, कि कंक्रीट क्यूब के लिए जो कंक्रीट क्यूब टेस्ट के लिए जो क्यूब भरा जाता है उसका साइज़ कितना रहता है, तो उसका साइज़ रहता है 150 और उसकी जो हाइट होती है वो भी 150 रहती है। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कंक्रीट क्यूब टेस्ट जो होता है वो 3 लेयर में किया जाता है। 32 से 35 स्ट्रोक से उसको फिल किया जाता है 3 लेयर में। एक रॉड होती है, रॉड से उसको स्ट्रोक किया जाता है जो 16 mm डाया की होती है, और जो हाइट जो होती है उसकी वो होती है 600 mm। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मोस्ट यूज कॉन्क्रीट सीमेंट मिक्स, M10, M15, M20 एंड M25। तो M क्या है इसमें पहले आप ये देख लें। M जो है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मोस्ट यूज सीमेंट कंक्रीट मिक्स, M10, M15, M20 एंड M25। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें M क्या है। M जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, किसकी, कंक्रीट क्यूब टेस्ट की। कंक्रीट क्यूब टेस्ट कौन सा, जो हमने अभी आपको बताया कि 150 mm का रहता है। कितने दिन का, क्योंकि वो 3, 7, 14 और 28 दिन का किया जाता है। तो ये जो इसमें जो M जो है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 28 डेज की होती है, और इसका यूनिट कितना होता है, न्यूटन पर mm²। ठीक है, 28 डेज का रहता है ये। M10 के लिए 1:3:6, जिसमें 1 जो है आपका सीमेंट हो गया, 3 जो है आपका सैंड हो गया, और एग्रीगेट जो है वो आपका 6 हो गया। अगर आप 1 बोरी सीमेंट की ले रहे हैं तो आपको 3 बोरी सीमेंट सैंड की लेना है और 6 बोरी एग्रीगेट की लेनी है। या आप 1 बकेट ले रहे हैं सीमेंट की तो 3 आपको सैंड की लेनी है और 6 एग्रीगेट की। M50 में ये 1:2:4 रहता है, तो इसमें M15 में क्या रहेगा, 1 सीमेंट, 2 सैंड, 4 एग्रीगेट। M20 में कितना रहेगा, 1:1.5 और 3 सेम, 1 सीमेंट, 1.5 सैंड एंड देन एग्रीगेट। M25 में 1:1:2। ठीक है, कि 1 सीमेंट, 1 सैंड और 2 एग्रीगेट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर कंक्रीट, जो कंक्रीट का क्यूरिंग पीरियड होता है मिनिमम वो कितना होना चाहिए, कि अगर आप किसी कंक्रीट या कॉलम को आप पानी डाल रहे हैं तो वो जो है नॉर्मल वेदर में 7 दिन रहता है, ड्राई या हॉट में 10 रहता है। एक चीज़ का ध्यान रखें, आप जितना क्यूरिंग करेंगे आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ उतनी बढ़ेगी। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंक्रीट टेस्ट, कंक्रीट के जो टेस्ट किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है स्लम टेस्ट, सेकंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, थर्ड है वाटर परमिबिलिटी टेस्ट एंड फोर्थ वाटर एब्सॉर्प्शन टेस्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको एक इजी वे में बता देता हूँ, कोई रबड़ है, रबड़ को आप खींचने के बाद जब छोड़ेंगे तो वो अपना फर्स्ट कंडीशन में जैसा वो था वो उस शेप में आ जाता है, तो उसको टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन जो होता है वो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर आप किसी सरिया को, कोई स्टील बार को अगर आप बेंड करेंगे, बेंड करने के बाद में अगर उसको अपनी पुरानी पोजीशन में लेकर आएंगे तो वो नहीं होगा, उसमें कुछ उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। तो डिफॉर्मेशन क्या होता है, डिफॉर्मेशन है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है वाई इज फाउंडेशन प्रोवाइड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, की फाउंडेशन जो है वो किसी स्ट्रक्चर को क्यों प्रोवाइड की जाती है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए की जाती है, कि जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा घर है, उसका जो लोड है वो बेस तक पहुँचे। ये 2 टाइप की होती है, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मिनिमम कवर फॉर फुटिंग कॉलम, स्लैब एंड बीम, कि आप जो कवर प्रोवाइड कराते हैं वो कितना होना चाहिए मिनिमम। तो स्टील और शटरिंग के बीच में जो एक गैप दिया जाता है उसको कवर बोलते हैं। ठीक है, वो फुटिंग के लिए 50 mm होता है, कॉलम के लिए 40, स्लैब के लिए 20 और बीम के लिए 25। नेक्स्ट हमारा विच डायमीटर ऑफ बार शुड बी यूज फॉर चेयर, ये जो है 12 mm डायमीटर रहता है मिनिमम। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लैप लेंथ ऑफ बार फॉर कंप्रेशन जोन,
कि कंप्रेशन जोन में जो बार यूज़ किया जाएगा उसकी लैप लेंथ कितनी होती है। तो वो है 24D, जिसमें D जो है हमारा वो डायमीटर ऑफ बार है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लैप लेंथ ऑफ बार फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट। कि अगर आप M20 ग्रेड का कहीं मिक्स कर रहे हैं और उसमें लैप लेंथ आपको देना है तो वो कितना देना होगा। कॉलम के लिए 45D, बीम के लिए 60D और स्लैब के लिए 60D। ठीक है, इसमें D जो है हमारा डाया ऑफ बार। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लैप लेंथ ऑफ बार फॉर टेंशन जोन। कि टेंशन जोन में अगर आप बार दे रहे हैं उसका लैप लेंथ कितना होना चाहिए, तो वो है 50 to 60D। डी इसमें सेम डाया ऑफ बार। नेक्स्ट है कैलकुलेशन वेट ऑफ स्टील बार की। अगर आपको एक सरिया का वेट निकालना है तो वो आप कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला है D² इंटू L अपॉन 162। इसमें D जो है आपका वो डाया ऑफ बार है और L आपकी जो है वो लेंथ ऑफ स्टील है। जो आप सरिया यूज़ कर रहे हैं उसका कितनी लेंथ है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये है 0.7 रूट FCK। नेक्स्ट है टेंशन जोन फॉर कैंटिलीवर बीम की। कैंटिलीवर का जो टेंशन जोन होता है वो किधर रहता है, तो अगर आपका ये स्लैब है तो इसका टेंशन जोन ऊपर रहेगा और कंप्रेशन जोन नीचे रहेगा। और इसीलिए इसमें जो हुक होते हैं, इसमें जो हुक प्रोवाइड किए जाते हैं वो नीचे की तरफ किए जाते हैं। ठीक है, और जहाँ पर नॉर्मल बीम जो हमारा होता है उसमें जो है नॉर्मल बीम में हमारा कंप्रेशन जोन ऊपर और टेंशन जोन नीचे। ठीक है, और इसमें जो हुक हैं वो जनरली ऊपर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ BHK, जो हम यूज़ करते हैं टर्म 1 BHK, 2 BHK सेट, 3 BHK। तो इसमें हमारा B जो है वो रहेगा बेडरूम, H जो है हमारा हॉल और K जो है हमारा किचन। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूँगा इसकी एक पूरी सीरीज़ निकालने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।